हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और महारोमांचक एपिसोड में। पिछले एपिसोड में तो सच में हंसते हंसते पेट दर्द हो गया। हमारे कल्ट मास्टर चिनमू ने गॉड ज़ी की सबसे खतरनाक डिवाइन आइस के इम्प्रिंट्स तो चुरा ही लिए, लेकिन उसके बाद उसने जो कांड किया है उसने तो इतिहास ही रच दिया। भाई ने न्यू ईयर का बहाना देकर सनशिप की सबसे अहम रक्षक यान जिंगजिंग को ही किडनैप कर लिया, और तो और उसके पीछे पीछे पूरी हेवनली फेदर क्लैन के लाखों लोग, प्रिंसेस लिंग युक्स्यू, सेंटेस सी युनशांग और खूंखार ड्रैगन्स की पूरी बारात भी चली आ रही है। सी युनशांग ने तो साफ कह दिया कि किन मुंह से बड़ा जुगाड़ी और शातिर हेवनली डेविल कल्ट मास्टर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तो कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज के एपिसोड में जब किन मू अपनी इस किडनैप की हुई फौज के साथ इटर्नल पीस की तरफ बढ़ेगा तो जो तहलका मचेगा वो देखने लायक होगा। और जब ग्रैंडपा ब्लाइंड उन रहस्यमयी आंखों का राज खोलेंगे तो क्या कोई खौफनाक सच बाहर आएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 401 का ये सस्पेंस और कॉमेडी से भरा ब्लॉकबस्टर एपिसोड। वापसी के रास्ते में चिनमू सबसे पहले डिसेबल्ड एल्डरली विलेज पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा उसकी आंखें फैल गईं। पूरा गांव अब इंसानों का नहीं बल्कि अजीबोगरीब हैंड ड्रैगन्स का संसार बन चुका था। चारों तरफ मुर्गियों जैसे दिखने वाले लेकिन खतरनाक ड्रैगन घूम रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब जंगलीपन था और वो जोर जोर से कुकड़ू कू करते हुए ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी लाखों हेवनली फेदर क्लैन के लोगों से युद्ध छेड़ देंगे। किनमू ने माथा पकड़ लिया, ये क्या हो गया यहां? लेकिन उसने देर नहीं की। सबसे खतरनाक दिखने वाले हैंड ड्रैगन को उसने तुरंत पकड़कर खत्म कर दिया, फिर उसे भूनकर सबके सामने रख दिया। बस वही पल था जब बाकी सारे हैंड ड्रैगन्स की हालत बदल गई। उनकी अकड़ गायब, आंखों का घमंड टूट गया और सब चुपचाप अपने अपने कोने में सिमट गए, जैसे किसी ने उनकी आत्मा ही निकाल ली हो। गांव में और कोई इंसान नहीं था। इसका मतलब साफ था, एपोथेकरी अभी तक वापस नहीं लौटा था। क्विनमू ने एक नोट छोड़ दिया, जो भी वापस आए न्यू ईयर के लिए ग्रैनी सी के मैनर आ जाना। इतना करके वो आगे बढ़ गया। सीक्रेट वाटर्स पास पर दृश्य बिल्कुल अलग था। ऊंची ऊंची दीवारों के ऊपर खड़े सैनिकों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। उनके सामने लाखों हेवनली फेदर क्लैन के लोग धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे थे। सैनिकों की संख्या बस कुछ 10-20 हजार। इतनी भीड़ उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। कई सैनिकों के गले सूख गए, हाथ कांपने लगे, सूखे पत्तों की तरह। ये लोग हमला करने आए हैं क्या? लेकिन तभी लिंग युक्स्यू आगे आई और उसने सब समझाया। तब जाकर जनरल ने राहत की सांस ली और शहर के दरवाजे खुलवाए। अब असली समस्या शुरू हुई, खाना। इतने लाखों लोगों को खिलाना कोई मजाक नहीं था। हेवनली फेदर क्लैन के लोग मांस या मछली नहीं खाते थे। वे सिर्फ फल, शहद और फूलों की जड़ों पर जीते थे, वो भी बहुत कम मात्रा में। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पेट भरना सिर दर्द बन गया। चिनमू ने यू जॉकिंग से पूछा कि उनके हेवनली फेदर वर्ल्ड में क्या खाते हैं। उसने बताया, हम पिल ट्रीज के फल खाते हैं। वो स्पिरिट पिल्स होते हैं, लेकिन फल की तरह रसदार और पारदर्शी। एक ही खाने से भूख प्यास खत्म। क्विनमू की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत ऐसे ही स्पिरिट पिल्स बनाने की कोशिश शुरू कर दी, बार बार, लेकिन हर बार यू जॉकिंग सिर हिला देती। नहीं, अभी सही नहीं है। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद उसने एक ऐसी गोली बनाई जो आसमान जैसी नीली थी, जैसे बारिश से भरे बादल। यू जॉकिंग ने उसे छका। कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। अब स्वाद 50 से 60% तक पहुंच गया है। क्विनमू ने गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने से बोझ उतर गया हो। उसने तुरंत यह तरीका यू जॉकिंग को सिखा दिया ताकि उनका क्लैन खुद ही ये पिल्स बना सके। लेकिन एक नई परेशानी सामने थी। इतने लोगों को बसाया कहां जाए? चिनमू का सिर सच में दर्द करने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथ झटक दिया। ये हेडेक एम्परर यानफेंग को देता हूं। और तुरंत एक फ्लाइंग शिप से उसने राजधानी में रिपोर्ट भेज दी। इसके बाद चिनमू ने ड्रैगन रीडिंग सॉवरेन को बुलाया। जैसे ही उसने अपना असली रूप लिया, पूरा आसमान ढक गया। उसका विशाल शरीर जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो। लाखों लोग उसके ऊपर सवार हो गए। दृश्य इतना भव्य था कि देखने वालों की सांसें थम गईं। यन जिंगजिंग तो बस देखती ही रह गई। इतना बड़ा जीव मैंने कभी नहीं देखा।
रिलैक्स प्रेफेक्ट के दक्षिण में पहुंचकर किन्मू ने हेवनली फेदर क्लैन को जंगल में बसने को कहा। फिर वो लड़कियों को लेकर ग्रैनी सी के मैनर पहुंचा। यू जॉकिंग भी साथ आई। सभी एम्परर यान फेंग के आदेश का इंतजार करने लगे। जैसे ही वे मैनर में दाखिल हुए, सबकी आंखें चौंधी आ गईं। यह जगह मानो धरती पर स्वर्ग थी। हवा में इतनी स्प्रिट क्यों आई थी कि वो लगभग पानी की बूंदों की तरह महसूस हो रही थी। चारों तरफ चहल पहल, पैलेस मेड्स इधर उधर दौड़ रही थीं, सफाई कर रही थीं। लिंग यूशु ने 2 मेड को बुलाया। जियानची, किंची, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? दोनों मुस्कुराईं। एम्प्रेस डाउगर यहां हैं, तो हम भी यहां हैं। लिंग युक्स्यू चौंक गई। वो यहां क्यों आई हैं? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, थोड़ा डर गईं, फिर धीरे से बोली, वो प्लेबॉय यू का पीछा करते हुए यहां आई हैं। कृपया किसी को मत बताना, नहीं तो हमारी गर्दन उड़ जाएगी। फिर जियांची ने फुसफुसाकर बताया, प्लेबॉय यू के पीछे बहुत सारी औरतें पड़ी हैं। जब उन्हें उसका असली चेहरा दिखा, जो पूरी तरह नष्ट हो चुका था, तब भी कोई पीछे नहीं हटी। उनमें कई तो सेक्ट लीडर्स भी हैं, बहुत खतरनाक। आखिर में एम्प्रेस डॉवेजर भी उनसे भिड़ गई, लेकिन उन्हें भी नहीं रोक पाई। अब सब यहीं रह रही हैं। लिंग युक्स्यू ने माथा पकड़ लिया। ये तो मुसीबत है। किन्मू हंस पड़ा। तो ग्रैंडपा एपोटेकरी भी यहीं होगा, और अब वो भाग नहीं सकता। यान जिंगजिंग चारों तरफ देख रही थी। अजीब जीव, हर जगह। कहीं इंसान का सिर और मछली का शरीर, कहीं मछली का सिर और इंसान का शरीर। ट्री डीमंस, फ्लावर डीमंस। पूरा इलाका रहस्यमयी प्राणियों से भरा था। ट्री डीमंस के सिर पर टहनियां उगी थीं। उनका स्वभाव बेहद हिंसक, और वो अक्सर डियर डीमंस से लड़ते रहते। पूरा माहौल अजीब, रहस्यमयी और जीवंत था। तभी एक मीठी खुशबू हवा में फैली। सबका ध्यान उस तरफ गया, और जैसे ही उन्होंने देखा, सांसें थम गईं। एक बेहद सुंदर महिला उनकी तरफ आ रही थी। इतनी सुंदर कि लगता था जैसे कोई देवी स्वर्ग से उतर आई हो। लड़कियां खुद को उसके सामने छोटा महसूस करने लगी, लेकिन फिर भी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। आंट! सी यूनाशियांग खुशी से दौड़ी। ग्रैनी सी मुस्कुराई। थोड़ा दूर रहो मेरे मुएर से। ग्रैनी सी ने सी यूनाशियांग को एक तरफ हल्के से धक्का दिया और फिर बाकी लड़कियों की तरफ बढ़ी। उसकी आंखें सबको ऊपर से नीचे तक परख रही थीं, जैसे कोई मां अपने बेटे के लिए आई हर लड़की को तौल रही हो। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने मुएर को पाला है। मैं उसे तुम सबसे ज्यादा जानती हूं। लैसी श्यांग, मैंने तुम्हें कभी गोद में नहीं उठाया, लेकिन म्यूर को तो मैंने अपने हाथों से बड़ा किया है। सी यूनाशियांग का चेहरा काला पड़ गया, गुस्से और शर्म से। मुएर, ये लड़की बहुत चालाक है, पूरी विक्सन है। इससे थोड़ा बचकर रहना, ग्रैनी सी ने हंसते हुए कहा। हू लिंगर तुरंत उछल पड़ी। मैंने पहले ही कहा था। ग्रैनी, मैंने यंग मास्टर का अच्छे से ध्यान रखा है। किसी भी छोटी विक्सन को उसके पास नहीं आने दिया। ग्रैनी सी हंसते हुए किन्मू के पास आई। उसने हाथ उठाया और उसके सिर को सहलाने ही वाली थी, लेकिन अचानक रुक गई। उसने भौहें चढ़ाई और डांटते हुए बोली, तू इतना लंबा कब हो गया? नीचे झुक। चिन्मू तुरंत झुक गया, जैसे कोई बच्चा डांट खा रहा हो। ग्रैनी सी ने उसका सिर सहलाया। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो गईं। तेरी ऊंचाई तो अब बटर के बराबर हो गई है। इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो गया? अभी तो कुछ साल पहले तक तू छोटा बच्चा था। उसकी आवाज भर्रा गई। बस 1-2 साल घर से दूर क्या गया, और अब लड़कियां लेकर वापस आ रहा है। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, जैसे दिल में कुछ कसक उठी हो। चिन्मू घबरा गया। ग्रैनी, ये सब मेरा नहीं है, ब्लाइंड ग्रैंडपा ने मजबूर किया था। फिर उसने जल्दी जल्दी सबका परिचय कराया। ये लिंग युक्स्यू हैं, आप मिल चुकी हो। ये यान जिंगजिंग हैं, सन गार्डियन, और ये यू जॉकिंग हैं, हेवनली फेदर क्लैन की चीफ। मैं तो बस न्यू ईयर मनाने आ रहा था। ये सब खुद ही पीछे आ गईं। ग्रैनी सी की आंखों के आंसू अचानक हंसी में बदल गए। अच्छा है, अच्छा है, सब अपनी ससुराल देखने आई हैं। बस ये सुनते ही सभी लड़कियों के चेहरे लाल हो गए, जैसे आग लग गई हो। यू जॉकिंग ने हल्का सा खांसते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, आप गलत समझ रही हैं। मैं हिज हाइनेस की कॉन्कुबिन नहीं हूं। ग्रैनी सी ने उसे ध्यान से देखा। उसकी सादगी और सुंदरता को देखकर वो और खुश हो गई। मुझे ग्रैनी बुलाओ, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। यू जॉकिंग थोड़ी झिझकी, फिर बोली, जी ग्रैनी। ग्रैनी सी खुशी से खिल उठी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। सी यूनशियांग फिर आगे आई। ग्रैनी, लेकिन इस बार ग्रैनी सी का चेहरा सख्त हो गया। मुझे आंट कहो। सी यूनशियांग का दिल टूट गया। वो जैसे अंदर से सिसक उठी, लेकिन मजबूरी में सिर झुकाकर बोली,
आंट। ग्रैनी सी ने संतोष से सिर हिलाया और सबको अंदर ले गई। फिर उसने किन्मू को बाहर धकेल दिया। जा, क्रिप्पल को ढूंढ, वो बूढ़ा अभी रो रहा है, बुरी तरह हारा है। चिन्मू चौंक गया। कौन सा हॉल? यहां का लेआउट गांव जैसा ही है, अपने घर में ही होगा। चिन्मू तुरंत दौड़ पड़ा। जब उसने क्रिपल के हॉल का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल धक से रह गया। ब्लाइंड, म्यूट, डेफ, बुचर और 2 विलेज चीफ। लेकिन कुछ अजीब था। एक रिक्लाइनर पर विलेज चीफ लेटा हुआ था, बिना हाथ पैर के, और दूसरा विलेज चीफ क्रिपल को पकड़े हुए था, जिसके पैर नहीं थे। चिन्मू का गला सूख गया, उसकी सांस अटक गई, जैसे दिल किसी ने जकड़ लिया हो। ग्रैंडपा क्रिपल, ये क्या हुआ? क्रिपल का चेहरा आंसुओं से भरा था। वो रोते हुए बोला, मोएर, तू आ गया। तेरा ग्रैंडपा क्रिपल बर्बाद हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसकी आत्मा ही टूट गई हो। चिन्मू ने खुद को संभाला और बाकी लोगों की तरफ देखा, जवाब मांगते हुए। तभी ब्लाइंड की भारी आवाज गूंजी, जिसने मेरी आंखें निकाली थीं, वो वापस आ गया है। उसने क्रिपल के डिवाइन लेग्स भी ले लिए। चिन्मू का दिल जोर से धड़कने लगा। धक धक धक। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया, जैसे हवा जम गई हो। म्यूट पहले ही ग्रेट थंडर क्लैप मॉनेस्ट्री गया था, ओल्ड मां को चेतावनी देने, क्योंकि वो आदमी अब उसके डिवाइन फिस्ट्स के पीछे जाएगा। चिन्मू ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। विलेज चीफ, वो कौन है? लेकिन जवाब देने से पहले दरवाजा खुला और अंदर आया अपोथिकैरी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। जब मैं भाग रहा था, मुझे डाओइस्ट लिंग जिंग मिला, उसने बताया। एक गॉड लाइक इंसान उसका पीछा कर रहा है, उसका डिवाइन ब्लड छीनने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया, हर कोई सुन रहा था। बिना पलक झपकाए उसने कहा, वो इंसान विलेज चीफ के बराबर ताकत रखता था और खुद को गॉड कहता था। विलेज चीफ ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। उसका नाम है सिंग अन। जैसे ही यह नाम बोला गया, कमरे का माहौल और भी ठंडा हो गया, जैसे किसी ने सबकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। उसका स्वभाव घमंडी है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी उम्र अब खत्म होने वाली होनी चाहिए थी। लेकिन अपोथिकैरी ने बात आगे बढ़ाई। दाओइस्ट लिंग जिंग कहता है वो बिल्कुल जवान दिखता है। यह सुनकर सबके चेहरे बदल गए। अगर वो बूढ़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब वो और भी खतरनाक हो चुका है। अपोथिकरी की आवाज में चिंता साफ थी। क्या वो ओल्ड मां को ढूंढेगा? वो अब रुलाई बन चुका है, माउंट मेरू में अकेला है। अगर वो वहां गया, उसकी बात अधूरी रह गई। लेकिन सब समझ गए खतरा कितना बड़ा है। क्विनमू खुद को रोक नहीं पाया। क्या वो इतना ताकतवर है? ग्रेट थंडरक्लैप मॉन्स्टरी में घुस सकता है? विलेज चीफ ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता वो अब कितना मजबूत है, लेकिन अगर कोई इंसान अपने शरीर के एक हिस्से को गॉड रियल्म तक पहुंचा दे तो वो फेक गॉड्स के बराबर हो सकता है। और अगर पूरे शरीर को उसने चिन्मू की आंखों में देखा तो वो असली गॉड बनने से बस एक कदम दूर होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया, हर किसी का दिल भारी हो गया और विलेज चीफ ने आखिरी बात कही, इसलिए वो जरूर ओल्ड मां के पास जाएगा। ग्रैनी सी को छोड़कर डिसेबल्ड एल्डर विलेज में बाकी हर एक बूढ़े के पास कोई ना कोई ऐसी खास कला थी जिसमें वो बेमिसाल थे। इतना बेमिसाल कि उस कला को उन्होंने गॉड रीलम तक पहुंचा दिया था। उनका डिवाइन ब्रिज टूट चुका था, इसलिए वो आगे किसी बड़े रेल्म में नहीं जा सकते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ही चीज को निखारने में लगा दी और उसी एक चीज में वो देवताओं के बराबर खड़े हो गए। वो ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन जैसे नकली भगवान नहीं थे, बल्कि सच में खतरनाक थे। अब सोचो, अगर कोई एक ही कला में गॉड रियलम तक पहुंच सकता है और देवताओं से लड़ सकता है, तो अगर कोई हर कला में गॉड रियलम तक पहुंच जाए तो वो क्या बन जाएगा? सीधा सीधा जवाब था, असली भगवान। और शिंगेन वही रास्ता चुन चुका था, लेकिन उसने खुद मेहनत करके ये ताकत नहीं पाई थी। वो दूसरों के शरीर से छीन रहा था। एक इंसान की ऊर्जा सीमित होती है और डिवाइन ब्रिज टूटने के बाद उसकी उम्र भी बस 800 साल तक ही रहती है। अगर सिंगन खुद मेहनत करता तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही क्षेत्रों में गॉड रियल्म तक पहुंच पाता, लेकिन अगर वो दूसरों के शरीर के हिस्से चुरा ले तो वो पूरा का पूरा गॉड लेवल शरीर बना सकता था। वो विलेज चीफ के बराबर ताकत वाला था, लेकिन फिर भी जवान दिखता था। इसका मतलब साफ था,
उसने सिर्फ क्रिपल की टांगें और ब्लाइंड की आंखें ही नहीं ली थीं, बल्कि और भी कई ताकतवर लोगों को मारकर उनके हिस्से अपने अंदर जोड़ लिए थे। उसकी असली ताकत कोई नहीं जानता था। ब्लाइंड की आंखें, सबसे शक्तिशाली डिवाइन आइज, क्रिपल की टांगें, सबसे तेज डिवाइन लेग्स, सिर्फ ये दो ही चीजें किसी को दुनिया के टॉप पर पहुंचा सकती थीं। लेकिन शिंगन के पास इससे भी ज्यादा था, और अब उसका निशाना था ओल्ड मां के हाथ। बुचर अचानक खड़ा हो गया। मैं ओल्ड मां को ढूंढने जा रहा हूं। विलेज चीफ ने उसे देखा। बटर, तुम्हारी सबसे ताकतवर चीज क्या है? बटर रुका, फिर धीरे से बोला, मेरी ताकत मेरा दिल है। अचानक धड़ाम धड़ाम धड़ाम, उसके शरीर से ऐसी आवाज आने लगी जैसे आसमान में गरजता हुआ बादल फट रहा हो, जैसे युद्ध के मैदान में विशाल नगाड़ा बज रहा हो। असल में वो उसके दिल की धड़कन थी, इतनी तेज, इतनी भारी कि सबके कान गूंज उठे। उसका क्यों आई और ब्लड उफान मारने लगा, और हर धड़कन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल हेवनली नाइफ अपनी म्यान से बाहर आ रहा हो। बटर के हाथ में जो चाकू थे वो असली ताकत नहीं थे, वो खुद एक चाकू था। चिनमू ने अपनी सिनेबार हेवंस आइज खोली, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। बुचर अब इंसान नहीं दिख रहा था, बल्कि एक विशाल चमकता हुआ नाइफ। उसके बीच में एक धड़कता हुआ दिल, और उससे निकलती नसें जैसे ड्रैगन की तरह पूरे शरीर में फैली हुई। हर धड़कन के साथ वो दिल असीम ताकत पूरे शरीर में भेज रहा था। बटर ने अपने दिल को डिवाइन हार्ट बना दिया था। विलेज चीफ ने गंभीर आवाज में कहा, उसे तुम्हारा दिल चाहिए, एक डिवाइन हार्ट। बटर ने सिर हिलाया। मैं उससे नहीं डरता। विलेज चीफ बोला, वो भी तुमसे नहीं डरता, और अगर तुम अकेले गए तो रास्ते में ही तुम्हें रोक लिया जाएगा। फिर उसने म्यूट की तरफ देखा। म्यूट, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? म्यूट चुपचाप बैठा हुक्का पी रहा था, लेकिन यह सुनते ही उसने हुक्का नीचे रखा। अचानक उसकी पीठ पर बंधा हुआ फर्नेस अपने आप जल उठा, लेकिन वो आग उसकी वाइटल चीज से नहीं थी, बल्कि उसके अपने शरीर से निकल रही थी। उसका दांटियान ऐसे जल रहा था जैसे पेट के अंदर एक छोटा सूरज घूम रहा हो, तेज, भयानक और हर पल और भी शक्तिशाली होता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो सूरज किसी भी पल फटकर पूरी दुनिया हिला देगा। विलेज चीफ ने कहा, म्यूट, तुम्हारा डैंटियन अब डिवाइन फर्नेस बन चुका है। सिंगन को यह भी चाहिए होगा। फिर उसने डेफ की तरफ देखा और सिर हिलाया। डेफ, तुम्हारी पेंटिंग स्किल भले ही चरम पर है, लेकिन वो इसे नहीं ले सकता। डेफ ने अपोथेकरी की तरफ देखा और हंसा, और इस झोला छाप को तो वो देखेगा भी नहीं। इसकी कल्टीवेशन बहुत कम है। अपोथेकरी मुस्कुराया, कम से कम मैं भूखा नहीं मरूंगा, तुम्हारी तरह। दोनों में हल्की नोकझोंक होने लगी, लेकिन तभी विलेज चीफ ने गंभीर होकर कहा, सिंगन अपोथेकरी को भी चाहता है? सब चौंक गए। उसे उसके स्किल की जरूरत है ताकि वो अपना शरीर बदल सके। ये सुनते ही अपोथेकरी के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे उसकी आत्मा कांप उठी हो। विलेज चीफ बोला, बुचर, म्यूट, अपोथेकरी, तुम मेरे साथ चलो। हम ग्रेट हंड्रक्लाप मॉन्स्टरी जाएंगे। बाकी सब यहीं रहो। शिंगन का निशाना हम हैं। फिर उसने क्विन मू की तरफ देखा। मुएर, तुम यहीं रहो और न्यू ईयर मनाओ। ब्लाइंड ने धीरे से कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मेरा बदला बाकी है। विलेज चीफ ने सिर हिलाया, यह सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, यहां भी किसी ताकतवर की जरूरत है। ब्लाइंड चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक ठंडी चमक थी। अपोथेकरी ने विलेज चीफ को जड़ी बूटियों की टोकरी में रखा और तीनों निकल पड़े। गांव की औरतें अपोथेकरी को घेर कर खड़ी हो गईं। वो बेचारा लगभग रोने लगा। मैं वापस आ जाऊंगा, भागूंगा नहीं। काफी मनाने के बाद उसे जाने दिया गया। अब हॉल में सिर्फ क्रिपल, ब्लाइंड, डेफ और चिनमू बचे थे। क्रिपल अचानक रोने लगा, जोर जोर से। अब मुएर सबसे तेज हो गया। मैं तो भाग भी नहीं सकता। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। चिनमू ने उसे संभाला, लेकिन जैसे ही क्रिपल ने अपने शरीर के नीचे देखा, जहां कुछ भी नहीं था, उसका दिल फिर से डूब गया। पहले मैं एक टांग पर कूद सकता था, अब तो वो भी नहीं। उसकी आवाज भर्रा गई, जैसे सूखे पत्ते की तरह कांप रही हो। चिनमू ने कहा, ग्रैंडपा क्रिपल, मैं तुम्हारे लिए हिरण की टांगें लगा सकता हूं। क्रिपल ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, वो टेढ़ी होती है, मैं चल नहीं पाऊंगा। चिनमू चुप हो गया। डेफ परेशान होकर चला गया। ब्लाइंड भी जाने लगा,
लेकिन चिन्मू ने उसे रोक लिया। ग्रैंडपा ब्लाइंड, मैंने जी चिंग की डिवाइन आइज देखी। उसने मेरी आंखों में कुछ रून्स छोड़े हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे इस्तेमाल करूं। ब्लाइंड की दिलचस्पी बढ़ गई। दिखाओ मुझे। दोनों झील के पास पहुंचे। कुछ मरमेड्स फल लेकर आईं। क्वीन मू ने एक लाल फल उठाया। तभी मुझे मत खाओ, फल चिल्लाया। चिन्मू का दिल जोर से धड़क उठा, जैसे अचानक कोई भयानक चीज सामने आ गई हो। उसने तुरंत फल वापस रख दिया। बाकी फल भी लुढ़कने लगे। आह, खून निकल रहा है। ब्लाइंड ने सिर हिलाया। भगवान का खून गिरने के बाद यहां सब कुछ बदल गया है। सारे फल डीमन बन गए हैं। तभी एक फल बेहोश हो गया, बाकी रोने लगे। दृश्य इतना अजीब था कि चिन्मू की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत सारे फल फेंक दिए। वो खुशी खुशी भाग गए और पेड़ पर जाकर लटक गए। तभी एक डियर डीमन ने चुपके से एक फल खा लिया। फल फिर रोने लगे और पेड़ डीमन और डियर डीमन आपस में लड़ने लगे। चिन्मू स्तब्ध खड़ा था। तभी मरमेड्स फिर से फल लेकर आ गईं। ब्लाइंड बोला, आदत डाल लो, असली अजीब चीजें तो पहाड़ पर हैं। फिर उसने कहा, अब अपने डिवाइन आइज एक्टिवेट करो। चिन्मू ने प्लेयडीज सन स्टार हुप्स इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में चमकते हुए स्टार हुप्स उभरे और बीच का सूरज फट पड़ा। चमक इतनी तेज कि सारे डीमन डरकर जमीन पर झुक गए। ब्लाइंड चौंक गया। अद्भुत, जी चिंग सच में कमाल थी। फिर उसने ध्यान से देखा, लेकिन इसमें ताकत नहीं है। फिर से करो। चिन्मू ने दोबारा किया। ब्लाइंड मुस्कुराया। अब समझ आया, टेक्निक है, लेकिन रून्स एक्टिवेट नहीं हो रहे। फिर उसने कहा, मैं इसे 9 हेवंस आइज अवेकनिंग स्किल के साथ जोड़ूंगा। कुछ दिन लगेंगे। चिन्मू ने सिर हिलाया। ब्लाइंड बोला, अब जाओ, अपनी पत्नियों के साथ समय बिताओ। चिन्मू के दिल में हल्की चिंता थी कि कहीं ब्लाइंड सिंगन के पीछे ना चला जाए। तभी दूर से लिंग यूक्स्यू की आवाज आई, अरे ग्वाले, हम फल लेने पहाड़ जा रहे हैं, आ रहे हो? किन्मू ने ब्लाइंड की तरफ देखा। वो बस मुस्कुरा दिया। किन्मू दौड़ पड़ा। पहले मैं अपने सारे नियम फिर से छोटा सा याद कर लूं। पूरी कहानी हिंदी में, आसान और बोलचाल वाली भाषा। पैराग्राफ में नाम और स्किल्स इंग्लिश में ही रहेंगे। कहानी आधी आधी करके दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा भावनाएं और माहौल भी जोड़ूंगा ताकि सुनने में मजा आए और नेचुरल लगे। अब कहानी आगे। किन्मू भागता हुआ लिंग यूश्यू, यान जिंगजिंग और सी यूनशियांग के पास पहुंचा। तीनों के हाथों में टोकरी थी और वो हंसते हुए पहाड़ की तरफ जा रही थी। हू लिंगर तो पहले ही आगे निकल गई थी। उसकी चाल में हमेशा की तरह शरारत भरी फुर्ती थी। किन्मू ने पास आते ही थोड़ा सांस संभाला और बोला, सुनो, पहाड़ के फल अब साधारण नहीं रहे, वो डीमन बन चुके हैं, काट भी सकते हैं। लिंग युक्ष्यू ने भौं उठाई। सच में? फिर तो मजा आएगा। हू लिंगर पीछे मुड़ी और हंसते हुए बोली, ग्रैनी ने बताया है कि कुछ फल अभी भी नॉर्मल हैं, बस मरमेड्स पहचान नहीं पाती। सब लोग पहाड़ की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, चारों तरफ पेड़ों पर लटकते हुए रंग बिरंगे फल दिखे। लेकिन जैसे ही फलों को एहसास हुआ कि कोई उन्हें तोड़ने आया है, अचानक चर्रर पूरे पेड़ हिलने लगे और अगले ही पल फल अपने अपने डंठल से अलग होकर जमीन पर कूद पड़े और जड़ें उखाड़कर भागने लगे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या था? चिन्मू के मुंह से निकला। अभी वो समझ ही रहे थे कि अचानक, अरे, तुम मेरे ऊपर खड़े हो। एक छोटी सी घास गुस्से में चिल्लाई, मेरे भाई कहां हैं? जमीन की घास हिलने लगी और देखते ही देखते ढेर सारे छोटे छोटे ग्रासमैन उठकर उनके पीछे दौड़ पड़े। उनकी चाल ऐसी थी जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ते हुए पीछे लगे हों, लेकिन आवाजें डराने वाली थी। हू लिंगर तो सीधे चीखी और भागी। ये तो बहुत ही अजीब जगह है। सब लोग जान बचाकर भागने लगे। कुछ के पैर फिसले, कुछ गिरते गिरते बचे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। काफी देर बाद वो लोग हांफते हुए एक शांत जगह पहुंचे। यहां का माहौल अलग था। पेड़ शांत थे, फल अपनी जगह पर टिके हुए, कोई हरकत नहीं। लिंग यूशु ने राहत की सांस ली। लगता है यही वो जगह है जिसके बारे में ग्रैनी ने बताया था। किन्मू ने एक फल तोड़ा, उसे ध्यान से देखा, कोई आवाज नहीं। फिर धीरे से एक कौर लिया। वाह, कितना मीठा है। उसकी आंखें चमक उठी। बाकी सब भी फल तोड़ने लगे। यान जिंगजिंग, लिंग यूश्यू और सी यूनशियांग टोकरी भरने में लग गई, जबकि हुलिंगर पेड़ की डाल पर बैठकर एक के बाद एक फल खाने लगी। कुछ ही देर में उसका पेट फूल गया और वो वहीं लेट गई। उसकी पूंछ ढीली होकर नीचे लटक रही थी। उफ!
कितना स्वादिष्ट है। उसकी आवाज में आलस घुल गया था। हवा में फलों की खुशबू फैल गई थी। माहौल शांत और सुखद हो गया था। लेकिन अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, बहुत सुगंधित फल हैं। यह आवाज सुनते ही चिन्मू का दिल एक पल के लिए थम गया, जैसे किसी अनजाने खतरे ने पास आकर फुसफुसाया हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा। पहाड़ के रास्ते से एक युवक नीचे उतर रहा था। सफेद कपड़े, चेहरा शांत, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसके कंधे पर एक बड़ा सा संदूक था। वो धीरे धीरे पास आया। चिन्मू ने तुरंत अपने भाव छुपाए और टोकरी से कुछ फल उठाकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। भाई, कहां से आ रहे हो? युवक ने फल लिया, एक कौर खाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। इसमें गॉड्स ब्लड की खुशबू है, सच में लाजवाब। उसने संतोष से सिर हिलाया। मैं कहीं ठहरता नहीं, बस घूमता रहता हूं। इस बार यहां आया हूं डिवाइन फिजिशियन चिन से मिलने। चिन्मू की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे अंदर कहीं खतरे की घंटी बज रही हो। फिर भी उसने सामान्य स्वर में पूछा, डिवाइन फिजिशियन चिन, इलाज के लिए? आपको क्या बीमारी है? युवक ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें कुछ पल के लिए खाली हो गईं। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। उसकी आवाज में ठंडापन था, सुनकर जैसे रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। चिन्मू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, भाई, आपका नाम क्या है? युवक झुका, अपने हाथ में पकड़े फल को जमीन में गाड़ दिया और बहुत सावधानी से मिट्टी से ढक दिया। फिर सीधा होकर मुस्कुराया, शिंगन। उस नाम के निकलते ही हवा जैसे अचानक भारी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चिन्मू की सांस अटक गई, उसका गला सूख गया। ठंडी हवा में भी उसके माथे पर पसीना छलक आया, क्योंकि अब शिकार और शिकारी आमने सामने खड़े थे। चिन्मू ने जैसे ही उस युवक की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर लिंग युक्स्यू और बाकी लड़कियों की तरफ मुड़कर बोला, क्या तुम लोगों ने कभी शिंगन नाम सुना है? लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, हमने कभी नहीं सुना, लेकिन शिंग सरनेम बहुत रेयर होता है। सी युन शियांग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, काउहर्ड, उससे पूछो वो किस डिवाइन फिजिशियन चिन को ढूंढ रहा है, शायद हम जानते हों। चिन्मू ने सिर हिलाया और सिंग आन की तरफ मुड़कर बोला, मेरी जूनियर सिस्टर पूछ रही है, तुम किस डिवाइन फिजिशियन चिन को ढूंढ रहे हो? सिंग आन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। वो इंसान काफी फेमस है, कैपिटल का सबसे मशहूर यंग फिजिशियन चिन्मू। वो हेवनली डेविल कल्ट मास्टर भी है और एक डिवाइन फिजिशियन के रूप में भी उसकी काफी रेपुटेशन है। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मोड़ी, जैसे अपने ही शरीर को महसूस कर रहा हो। मेरी मेडिसिनल स्किल्स भी मामूली नहीं है, लेकिन सालों से खुद को ट्रीट करते करते मुझे लगने लगा है कि कुछ गलत है। जितना मैं खुद को ठीक करता हूं, उतना ही लगता है कुछ गड़बड़ है। शरीर के हिस्से एक दूसरे को रिजेक्ट करने लगे हैं, जैसे वो साथ रहना ही नहीं चाहते। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। कुछ समय पहले मैं रोलेंस गोल्डन पैलेस के ग्रैंड मास्टर से मिला। वो मेरा पुराना दोस्त है। उसने मुझे रिकमेंड किया, कहा कि डिवाइन फिजिशियन चिन के पास जाओ। चिन्मू के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। फिर वही पंगोंग त्सो, ये आदमी हर बार मेरे लिए मुसीबत बनता है। इंपीरियल प्रेसेप्टर ने उसे खत्म क्यों नहीं किया था? फिर उसने खुद को संभालते हुए शांत स्वर में कहा, ओह, तो हेवनली डेविल कल्ट मास्टर, उसके बारे में सुना है, काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। शिंगन हल्के से हंसा, हाँ, मैंने भी सुना है उसने इटर्नल पीस इंपीरियल प्रेसेप्टर की मदद की थी फ्लाइंग शिप्स और वॉरशिप्स बनाने में। प्रेडी को खत्म कर दिया, सारे खान्स को दबा दिया, रोलेंस गोल्डन पैलेस को भी मिटा दिया और एम्परर यानफेंग के लिए डिवाइन कैनन भी बनाई, जिसने गॉड को गिरा दिया। उसने चिन्मू की तरफ गहराई से देखा। इतना डेंजरस इंसान, लेकिन फिर भी मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जेड फेस पॉइजन किंग उससे भी ज्यादा खतरनाक है। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, वैसे भी हेवनली डेविल कल्ट मास्टर अभी सिर्फ 6 डायरेक्शंस रियल में है, उसे कंट्रोल करना आसान होगा, लेकिन जेड फेस पॉइजन किंग वो बहुत खतरनाक है। उसने अचानक पूछा, वैसे तुम्हें काउहर्ड कहते हैं, क्या यही तुम्हारा नाम है? चिन्मू तुरंत हंस पड़ा, नहीं, मैं बस गाय चराता था, इसलिए सीनियर और जूनियर सिस्टर्स मुझे काउहर्ड बॉय कहते हैं। समझ गया। शिंगन ने चारों तरफ नजर घुमाई। सुना है यहां एक गॉड को मारा गया था,
और हेवनली डेविल कल्ट मास्टर भी यहां आया था, इसलिए मैं भी उसे ढूंढने आया हूं। फिर उसने अचानक कहा, मैंने तुम्हारे फल खाए हैं, बिना कुछ दिए नहीं जा सकता। देखो, उसने जमीन में उंगली से इशारा किया। अचानक जो बीज उसने पहले दबाया था वो तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में एक विशाल पेड़ बन गया और उस पर ढेर सारे फल लग गए। सी यूनसिंग की सांस अटक गई। क्रिएशन टेक्निक। लेकिन शिंगन यहीं नहीं रुका। उसने हाथ हिलाया और सारे फल जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही वो जमीन को छुए, उनमें जड़ें निकल आईं। कुछ ही पलों में पूरा पहाड़ पेड़ों से भर गया। फूल खिले, मुरझाए और फिर तुरंत नए फल उगाए और पक भी गए। पूरा दृश्य इतना अजीब था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे समय खुद उसके हाथ में हो। चलो टेस्ट करके देखो, क्या स्वाद वैसा ही है? सिंगन मुस्कुराया। यान जिंगजिंग एक फल तोड़ने ही वाली थी कि छिनमू ने तुरंत सिर हिलाया। सिस्टर जिंग, मत तोड़ो, ये खाने लायक नहीं है। वो रुक गई। फल बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लाल, चमकीला, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था। सिंगन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, क्रिएशन टेक्निक सिर्फ ग्रोथ नहीं बदलती, ये टेस्ट बदल सकती है, पॉइजन बना सकती है, स्ट्रक्चर बदल सकती है, यहां तक कि स्पीसीज भी बदल सकती है। उसने एक फल तोड़ा और तभी वो फल उसकी उंगलियों में मरोड़ खाने लगा और एक छोटा लाल सांप बन गया। सांप उसकी कलाई पर लिपट गया। उसकी जीभ बाहर निकलकर फुफकारने लगी। सस, सबके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अचानक चारों तरफ से फुफकारने की आवाजें आने लगीं। पहाड़ पर लगे सारे फल एक एक करके सांप बन गए। हजारों नहीं, लाखों छोटे लाल सांप पेड़ों से लटकते हुए सबकी तरफ घूर रहे थे। लिंग यूशियू का गला सूख गया। उसके पैर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। ठंडी हवा में भी उसके माथे पर पसीना छलक आया। शिंग एन ने मुस्कुराकर कहा, कैसा है हेवनली डेविल कल्च की क्रिएशन टेक्निक? उसकी मुस्कान अब सामान्य नहीं लग रही थी। शिंगन की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, यह टेक्निक मैंने रोलेंस गोल्डन पैलेस के ग्रैंड मास्टर से सीखी थी, लेकिन अफसोस वो खुद इसकी असली गहराई नहीं समझ पाया। उसने हल्की हंसी छोड़ी। हेवनली डेविल कल्ट भी मुझे निराश कर गया। वहां भी कोई इस कला का असली चमत्कार नहीं समझ पाया। फिर उसकी नजर से यूनश्यांग पर गई। लेकिन ये छोटी लड़की, ठीक है, इसने पहचान लिया। और कल्ट मास्टर चिन भी कमाल का है। उसने समझ लिया कि मैंने चीजों का रूप कैसे बदला। सी यूनशियांग की आंखें फैल गईं। तुम हमें पहचानते हो? सिंगन ने सिर हिलाया। नहीं, तुम लड़कियों को नहीं, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने मुझे कल्ट मास्टर किन का पोर्ट्रेट दिया था। शायद उसे डर था कि मैं गलती न कर बैठूं। किन मुंह ने चारों तरफ देखा। पूरा पहाड़ अब लाल सांपों से भरा था। हजारों नहीं, अनगिनत। हर सांप अपनी जीभ बाहर निकालकर फुफकार रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये इंसान बहुत खतरनाक है। उसे हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की क्रिएशन टेक्निक्स याद आई। उसने खुद भी पेड़ों को जल्दी ग्रो किया था, लेकिन शिंगेन का लेवल, वो तो जैसे किसी देवता जैसा था। यंग पैट्रियार्क भी शायद ऐसा नहीं कर सकता। किन्मू के मन में एक सिहरन दौड़ गई। ये सिर्फ टेक्निक नहीं थी, ये तो जैसे सृष्टि पर कंट्रोल था। उसी समय सारे लाल सांप एक साथ हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य संगीत चल रहा हो और वो उसी पर नाच रहे हों। छिनमू की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे याद आया, सिंगन ने कहा था, ये फल इंसान के शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई खा लेता तो। वो सोचते ही उसका गला सूख गया। छिनमू ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, सीनियर ब्रदर शिंग आन, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या चाहते हो? सिंगान ने अपना हाथ उठाया, उसे ध्यान से देखने लगा, जैसे वो उसका अपना ना हो। क्योंकि ये शरीर कभी कभी मेरी बात नहीं मानता, मुझे रिजेक्ट करता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी। मुझे पता है तुम्हारे आसपास कई एक्सपर्ट्स हैं, मैं कुछ को पहचानता हूं, जैसे स्वॉर्ड गॉड। वो मुझे थोड़ा खतरा दे सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर उसने हल्की हंसी हंसी। अच्छा हुआ वो ग्रेट थंडरक्लैप मॉन्स्टर ही चला गया। कितना मजेदार है। किन्मू का दिल धक से रह गया। ये सब प्लान था। ओल्ड मां सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। असली मकसद विलेज चीफ और बाकी लोगों को वहां भेजना था, और उसका असली टारगेट किन्मू खुद था। शिंगेन ने धीरे धीरे बोलना जारी रखा, तुम जानते हो, इंसान हर 7 साल में बदल जाता है। उसकी हड्डियां, खून, मांस सब बदल जाता है। उसकी आंखों में अचानक अजीब बदलाव आया। उसकी प्यूपिल्स में 9 गोल घेरों की परतें उभर आईं।
नाइन हेवंस, ब्लाइंड की डिवाइन आईज। उसकी आवाज भारी हो गई। मतलब 7 साल पहले वाला तुम और आज वाला तुम दो अलग इंसान हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं सब बदल चुकी हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर क्यों ना हम खुद ही इस बदलाव को कंट्रोल करें। उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा। क्यों ना हम मजबूत लोगों के बॉडी पार्ट्स अपने शरीर में जोड़ लें। जब हर 7 साल में शरीर बदलता ही है तो क्यों ना उसे बेहतर बनाया जाए। उसकी सांस तेज हो गई, जैसे वो किसी जुनून में डूब गया हो। इसीलिए मैंने खुद को बदलना शुरू किया, एक गॉड बनने के लिए। उसकी आंखों में अब एक खतरनाक चमक थी। मैंने बॉडी स्विचिंग की टेक्निक पर रिसर्च शुरू किया और जल्द ही कुछ रिजल्ट्स मिले। वो धीमे से हंसा और उसकी हंसी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरा मास्टर बहुत पावरफुल था, लेकिन एक दिन जब उसने गार्ड डाउन किया, उसने हाथ से इशारा किया जैसे कुछ काट रहा हो। मैंने उसका सिर काट दिया और अपना सिर उसकी बॉडी पर लगा दिया। लिंग यूशियू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे उसकी रूह कांप उठी हो, और वो सफल रहा। शिंगेन ने गहरी सांस ली, लेकिन वो भी कमजोर था। मुझे और चाहिए था। उसने अपने पीछे रखा बड़ा सा चेस्ट नीचे रखा। जैसे ही वो खुला, एक सड़ी हुई गंध हवा में फैल गई। यान जिंगजिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो मुंह मोड़कर उल्टी करने लगी। हुलिंगर, जो पेड़ पर छुपी थी, वो भी डर से कांपते हुए उल्टी कर बैठी। उस चेस्ट के अंदर सिर्फ बॉडी पार्ट्स थे। हाथ, पैर, दिल, आंखें, हड्डियां, सिर, खून, चमड़ी, सब कुछ। और सिर्फ एक दो नहीं, दर्जनों। लिंग युक्स्यू के पैर कांपने लगे, जैसे सूखे पत्ते हवा में कांपते हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। सिंग एन ने उस चेस्ट को प्यार से देखा, जैसे वो कोई खजाना हो। देखो, ये मेरी कला है। कितनी मास्टरपीसेस इकट्ठी की हैं मैंने। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन वो गर्व डरावना था। मैंने अपने शरीर को एक आर्ट वर्क बना दिया, जिसे मैं कभी भी बदल सकता हूं। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने अपना ब्रेन भी बदला है। अचानक उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया, लेकिन फिर भी कुछ मिसमैच रह जाता है। बॉडी पार्ट्स एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। उसने गहरी सांस ली। मेरी मेडिकल स्किल्स भी अब इसे ठीक नहीं कर पा रही। फिर उसने चिन्मू की तरफ देखा। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने चेस्ट बंद किया और वापस अपनी पीठ पर रख लिया। फिर अचानक वो मुड़ा और पहाड़ के नीचे देखने लगा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो बताओ, स्पीयर गॉड, तुम अपने डिवाइन आइज को वापस क्यों चाहते हो? चिन्मू ने भी उसी दिशा में देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। वहां ब्लाइंड खड़ा था। उसके चारों तरफ एक विशाल काले ड्रैगन का स्केलेटन घूम रहा था। उसकी गहरी गुर्राहट हवा में गूंज रही थी। ब्लाइंड ने शांत आवाज में कहा, यह मेरे लिए मायने रखता है। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी। दूर से आया दोस्त है, चाहे दूरी कितनी भी हो, मुझे उसे मारना ही होगा। उसने धीरे से सिर उठाया। सिंगन, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा हूं। हवा भारी हो गई, जैसे तूफान आने वाला हो। सिंगन मुस्कुराया और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। कल्ट मास्टर छिन, थोड़ा इंतजार करो, पहले एक पुराने दोस्त से मिल लूं। छिनमू की आंखों में चमक आई। उसने तुरंत लिंग युक्स्यू और बाकी को इशारा किया। सब समझ गए। वो धीरे धीरे पीछे हटे और चिन्मू ने सीक्रेट्स ऑफ ड्रैगन कंट्रोल का इस्तेमाल किया। नीचे फ्लड ड्रैगन्स जागने लगे। उसी समय हॉल में डेफ ने गहरी सांस ली और अपनी ब्रश उठाकर पेंटिंग शुरू कर दी। क्रिपल ने अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाई। ग्रैनी साई की आवाज गूंजी, अब समय आ गया है, सब तैयार हो जाओ। हर तरफ से एक्सपर्ट्स बाहर आने लगे। तभी अचानक एक गूंजती हुई आवाज आसमान में फैल गई, मिनिस्टर चिन, मैं आ गया हूं। मेरी बेटी कहां है? आवाज इतनी तेज थी कि जमीन कांप उठी। मिनिस्टर किन, बाहर आओ, आज तुम्हारा सिर चाहिए मुझे। किनमू का दिल एक पल के लिए रुक गया। अब असली तूफान शुरू होने वाला था। सी यूनश्यांग की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई मजेदार तमाशा देखने को मिलने वाला हो। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो हंसते हुए बोली, अरे वाह, ससुर जी खुद दामाद को मारने आए हैं। कल्ट मास्टर, एम्परर, तुम्हारा सिर चाहता है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो तुम उसे मारो या खुद मर जाओ। वो और भी ज्यादा जोश में आ गई। सोचो, अगर तुम एम्परर बन जाओगे तो प्रिंसेस स्यू तुम्हारी इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन बन जाएगी। तुम दोनों प्रेमी हो, लेकिन उसे अपने पिता की मौत का बदला भी लेना होगा। उसके दिल में कैसी जंग चलेगी?
ऊपर से बाकी कॉन्क्यूबाइंस से भी लड़ना पड़ेगा। वो खुद की तरफ इशारा करके बोली, और मैं साइंटिस्ट यंग, मैं भी तुम्हें मारकर एम्परर बनना चाहती हूँ। प्रिंसेस शू एक तरफ तुम्हें बचाएगी और दूसरी तरफ तुम्हें मारने की योजना बनाएगी। कितना जबरदस्त ड्रामा होगा। लिंग युशु ने आंखें घुमाई। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मेरे पिता यहाँ यू जॉकिंग के मामले के लिए आए हैं। हेवनली फेदर क्लैन के इतने लोगों का मामला है, उन्हें खुद आना ही था। वो यहाँ केनमू को मारने नहीं आए। उसी वक्त केनमू की बांसुरी की आवाज हवा में गूंज उठी और देखते ही देखते फ्लड ड्रैगन्स सरसराते हुए उनके सामने आ गए। अचानक आसमान में एक भयानक गर्जना गूंजी। पूरा देश ड्रैगन कुई से भर गया और अगले ही पल एम्परर यनफेंग आसमान से उतरता हुआ नजर आया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वो सिर्फ हेवनली फेदर क्लैन के लिए नहीं आया था। उसके दिल में और भी कारण थे। उसकी बेटी लिंग युशु को ब्लाइंड ने उठा लिया था और उसे ग्रेट थंडरक्लैप मॉन्स्टरी में फंसा दिया था, जहां उसे कई दिनों तक रूले के साथ बुद्धिज्म पर चर्चा करनी पड़ी। वो जैसे तैसे वहां से निकला ही था कि चिन्मू का संदेश मिल गया और वो सब कुछ छोड़कर यहां दौड़ा चला आया। उसके दिल में गुस्सा भी था और बेचैनी भी। ये लड़का, हिम्मत तो देखो इसकी, मेरी बेटी को लेकर भाग गया। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था। भले ही लिंग युक्स्यू खुद आई थी, लेकिन एम्परर के लिए ये उसकी इजाजत के बिना उसे ले जाना ही था। ऊपर से उस बूढ़े ब्लाइंड ने तो हद ही कर दी थी। हाथ में एक मुर्गी पकड़ा दी और बोला, ये दामाद के लिए दावत है। उस पल एम्परर के दिल में ऐसा लगा जैसे उसकी कीमती चीज किसी और ने छीन ली हो। उसका गला सूख गया था और दिल में अजीब सी कसक उठी। लेकिन जैसे ही वो मैनर में उतरा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में एक खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी डर से भरी हुई थी। ब्लाइंड वहां खड़ा था, छोटा कद, लेकिन उसका ऑरा आसमान को छू रहा था। उसके चारों तरफ काले ड्रैगन बोन्स घूम रहे थे, जैसे मौत खुद उसके इशारे पर नाच रही हो। और सामने एक से एक खतरनाक महिलाएं खड़ी थीं। एम्परर यानफेंग की आंखें हल्की सी फड़क गईं, क्योंकि उनमें उसने अपनी मां एम्प्रेस डावजर को भी देखा। उसका दिल धक से रह गया। ये यहां क्या कर रही हैं? उसके मन में तूफान उठ गया। उसने तो जेड फेस पॉइजन किंग की खबर फैलाकर उन्हें वापस बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया था। वो तो इन सब के साथ मिल गई थी। उसके मन में घबराहट फैल गई, जैसे सूखे पत्ते की तरह उसका अंदर कांपने लगा। अगर ये सब बाहर फैल गया तो राजघराने की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी उसकी नजर ग्रैनी सी पर पड़ी और वो वहीं जम गया। उसका गला सूख गया, आंखें फैल गईं। उसके हरम की 3000 सुंदरियां भी उस पल फीकी लगने लगी। पहले जब वो यहां रुका था, तब उसने ग्रैनी सी का असली चेहरा कभी नहीं देखा था। वो हमेशा टोकरी में खाना डालकर दूर से देती थी, लेकिन आज उसकी असली सुंदरता देखकर एम्परर का दिमाग सुन्न हो गया। उसी वक्त चिन्मू की आवाज गूंजी, योर मैजेस्टी, क्या आप अपना एम्पायर बचाना चाहते हैं या नहीं? वो कल्ट मास्टर ली है। एम्परर झटके से होश में आया और नजरें हटा ली। वो दोबारा ग्रैनी सी की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। ग्रैनी सी हल्के से हंसी, अरे बदमाश, मेरी योजना बिगाड़ दी, वरना ये एम्पायर अब तक हमारा होता। एम्पायर, तुम्हारे घाव ठीक हो गए? तुम्हारी कल्टीवेशन वापस आई या नहीं? अगर नहीं आई तो आज तुम बचने वाले नहीं हो। एम्परर ने खुद को संभाला और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी नजर यू झाओकिंग पर पड़ी। ये वही है क्या, हेवनली फेडर चीफ? उसने सोचा। उसकी ताकत महसूस करके उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसकी नजर क्रिप्पल पर गई, फिर डेफ पर, और फिर उसकी नजर उस नौजवान पर पड़ी जो पहाड़ से नीचे उतर रहा था, एक चेस्ट उठाए हुए। बस एक नजर, और एम्परर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर जैसे बर्फ हो गया। उसके अंदर डर की ठंडी लहर दौड़ गई। ये कौन है? उसका दिल कह रहा था, ये इंसान नहीं है। उस नौजवान से एक ऐसा दबाव निकल रहा था जो देवताओं से भी ज्यादा भारी था। एम्परर के हाथ हल्के से कांप गए। मुझे सन शॉट डिवाइन कैनन लाना चाहिए था। उसने दांत भींच लिए। उसकी ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी, लेकिन वो फिर भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में था। फिर भी उस नौजवान के सामने उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शिकारी उसकी गर्दन पकड़ने ही वाला हो। उसकी रूह तक कांप उठी। उसी समय वो नौजवान सिंग अन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एम्परर की कल्टीवेशन बुरी नहीं है। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिंग अन आपका अभिवादन करता हूं। आपकी शक्ति गॉड लेवल तक पहुंच चुकी है और आपके डिवाइन ट्रेजर्स पहले टूटकर फिर बने हैं।
इसलिए और भी मजबूत हो गए हैं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। ये मेरे कलेक्शन के लायक हैं। बस इतना सुनते ही एम्परर का दिल कस गया, जैसे कोई दरिंदा उसे शिकार बना चुका हो। सिंगन ने फिर ब्लाइंड की तरफ देखा और उसके चेहरे पर सच्ची हैरानी आई। वाह, तुम्हारा माइंड कितना शक्तिशाली है। आंखें खोकर तुमने एक नया रास्ता चुना। माइंड आइज, अद्भुत। ब्लाइंड ने ठंडी सांस छोड़ी। फिर शिंगन की नजर यू जॉकिंग पर गई। उसकी आंखें चमक उठी। तुम्हारी स्किन बहुत बढ़िया है, मेरे कलेक्शन के लिए परफेक्ट। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोगों की रूह कांप गई, जैसे ठंडी हवा हड्डियों तक घुस गई हो। फिर उसकी नजर क्रिपल पर गई और वो बस उसे देखकर आगे बढ़ गया। क्रिपल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अरे बूढ़े, मेरे पैर वापस कर। लेकिन शिंगन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अब उसकी नजर डेफ पर गई। तुम्हारे दिमाग में अनगिनत दुनिया है, गॉड्स, डीमंस, माउंटेन्स, इसलिए तुम्हारी पेंटिंग्स इतनी विशाल हैं। मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए। डेफ ने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। आखिर में सिंग आन की नजर ग्रैनी सी पर ठहरी और इस बार उसके चेहरे पर असली लालच दिखाई दिया। एक इंसान, इतनी सुंदरता। उसने धीमे से कहा, यह बॉडी मुझे चाहिए। तभी ली तियनशिंग की ठंडी आवाज आई, तुम देर से आए हो, यह बॉडी मेरी है। ली तियनशिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कोई भी बहक जाए। उसकी आंखों में पागलपन और लालच दोनों चमक रहे थे, लेकिन सिंग अन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सिंग अन ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई बच्चा खिलौनों की दुकान में आ गया हो। मैं तो बस डिवाइन फिजिशियन चिन से अपना इलाज करवाने आया था, वो हंसते हुए बोला। लेकिन यहां तो इतने शानदार वर्क्स ऑफ आर्ट मिल गए। आज तो किस्मत खुल गई मेरी। उसने दोनों हाथ फैलाए और सबको देखकर बोला, सभी का धन्यवाद, सच में धन्यवाद। उसकी ये बात सुनकर कई लोगों के दिल में सिहरन दौड़ गई, जैसे मौत खुद सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो। अब क्रिपल खुद को रोक नहीं पाया। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में आग जल रही थी। उसने अपनी व्हीलचेयर आगे धकेली और चिल्लाया, मैं सिर्फ डिवाइन लेग्स नहीं हूं, मेरे पास डिवाइन हैंड्स भी हैं। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और बदले की आग भी। हेवनली पिल्फरिंग सन स्विचिंग टेक्निक सिर्फ पैरों की तकनीक नहीं है। अचानक वो आगे झपटा। व्हीलचेयर हवा में उछल गई और उसके हाथ इतनी तेजी से बदलने लगे कि किसी की आंखें उनका पीछा नहीं कर पा रही थीं। उसकी उंगलियां बिजली की तरह चमक रही थीं, जैसे हर दिशा से हमला हो रहा हो। धप! अगले ही पल व्हीलचेयर चकनाचूर हो गई। क्रिपल का शरीर हवा में उछलता हुआ पीछे जा गिरा और जोर से हॉल के अंदर जा टकराया। वो जमीन पर पड़ा था, उठ भी नहीं पा रहा था। सिंगन ने हल्की सी हंसी छोड़ी। डिवाइन हैंड्स अभी थोड़े कमजोर हैं। उसकी आवाज में ताना था, जैसे उसने किसी खिलौने को तोड़ दिया हो। तभी हाँ, ब्लाइंड की गर्जना गूंजी। उसका स्पीयर लॉन्ग टुओ ड्रैगन की तरह गरजता हुआ शिंग अन की तरफ बढ़ा। वो इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि हवा चीखने लगी। हर वार में जानलेवा ताकत थी। उसके कदम हल्के थे, लेकिन हर चाल सटीक। उसकी माइंड आइज हर कमजोरी देख रही थी, हर वार निशाने पर था। लेकिन सिंग अन ने बस अपना हाथ बढ़ाया और स्पीयर की नोक को पकड़ लिया। ड्रैगन की तरह गरजता हुआ स्पीयर उसके हाथ में थम गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। धड़ाम धड़ाम! हर टकराव पर ब्लाइंड का शरीर कांप रहा था। उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी, जैसे उसकी ताकत धीरे धीरे छीन ली जा रही हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ठंड के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। अब पूरा जोर लगाना पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसके पीछे ब्लैक टॉर्टॉइस प्रिमोर्डियल स्पिरिट प्रकट हुआ। उसकी पूरी ताकत एक साथ फूट पड़ी। उसी वक्त एम्प्रेस डाउगर और बाकी सभी महिलाएं भी आगे बढ़ी। पूरा मैनर रोशनी से भर गया। हर तरफ डिवाइन आर्ट्स की चमक फैल गई। धम! एक भयानक धमाका हुआ, लेकिन अगले ही पल सबकी चीख निकल गई। एम्प्रेस डावजर और बाकी महिलाएं खून उगलते हुए पीछे उड़ गईं। उनके शरीर हवा में ऐसे बिखर गए जैसे तूफान में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। सिंगन मुस्कुराया, तुम लोग तो मेरे कलेक्शन के लायक भी नहीं हो। बेकार में क्यों आई अपनी बेइज्जती करवाने? उसकी आवाज ठंडी थी। बेरहम! तुमने मेरी मां पर हमला किया। एम्परर यानफेंग की गर्जना गूंजी। उसका शरीर कांप उठा। उसकी वाइटल ची फट पड़ी। उसके डिवाइन ट्रेजर्स खुल गए। उनमें से ड्रैगन्स और टाइगर्स की दहाड़ गूंज उठी। उसने हाथ उठाया और आसमान से 9 ड्रैगन्स डिवाइन फायर उतर आया।
आग के 9 भयानक ड्रैगन सीधे जिंग अन पर टूट पड़े, लेकिन सिंग अन बस हंसा। उसके सिर के ऊपर एक सुनहरा कटोरा जैसा वस्तु खुला और पूरा डिवाइन फायर उसमें समा गया, जैसे आग कभी थी ही नहीं। एम्परर की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं, गला सूख गया, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। वो और ब्लाइंड एक साथ शिंगन पर टूट पड़े। ड्रैगन्स चारों तरफ से हमला कर रहे थे। ब्लाइंड का स्पीयर बिजली की तरह गिर रहा था, हर बार सीधा सिंगन की तरफ। उसी वक्त डेफ ने अपनी विशाल ब्रश उठाई, उसने एक झटका दिया और उसकी पेंटिंग हवा में उड़ गई। वो खुद उसमें कूद गया। अचानक पेंटिंग के अंदर से उसका ब्रश बाहर निकला और सीधा शिंगन पर लगा। अगले ही पल शिंगन भी पेंटिंग के अंदर खींच गया। चारों तरफ पेंटिंग्स तैरने लगी, उनके अंदर हजारों गॉड्स, डीमंस, मॉन्स्टर्स जिंदा हो उठे। सब सिंगन पर टूट पड़े, लेकिन वो हर एक को मारता गया। एक एक करके सब इंक में बदलते गए। फिर डेफ बाहर निकला और उसने अपनी ब्रश से सारी पेंटिंग्स को एक साथ छू दिया। धड़ाम, पूरा स्पेस सिकुड़ गया और फिर भयानक एक्सप्लोजन हुआ। डेफ ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी धुआं फटा और एक हाथ बाहर निकला, सीधा उसके पेट पर वार हुआ। धप! डेफ का शरीर हवा में उछला, खून उसके मुंह से फूट पड़ा। ब्लाइंड ने तुरंत लॉन्ग टूओ को फेंका। वो काला ड्रैगन बनकर हमला करने लगा। दोनों की ताकत एक साथ फूटी, लेकिन डेफ जमीन पर गिर चुका था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे, जैसे उसकी सारी ताकत निकल गई हो। वो हांफते हुए बोला, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो अभी मेरी पेंटिंग में फंसा है। जल्दी करो, ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। एम्परर यानफेंग बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ा। ड्रैगन्स उसके चारों तरफ घूमते हुए शिंग एन पर टूट पड़े। ब्लाइंड का स्पीयर भी बिजली की तरह गिर रहा था, हर वार सटीक, हर वार जानलेवा। उसी वक्त अब मेरी बारी है, ली तियानशिंग की आवाज गूंजी। उसकी हंसी में पागलपन था और वो सीधा शिंग एन की तरफ उड़ पड़ा। ली तियानशिंग के कपड़े हवा में जोर जोर से लहरा रहे थे। उसका हर कदम, हर हरकत यह बता रही थी कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। हेवनली डेविल कल्ट की पुरानी कल्ट मास्टर होने का मतलब ही था कि उसकी ताकत दुनिया के टॉप लोगों में गिनी जाती है। भले ही उसके शरीर में थोड़ा बदलाव आया हो, लेकिन उसकी ताकत में जरा भी कमी नहीं आई थी। जैसे ही उसने हरकत की, चारों तरफ की हवा तक भारी हो गई। उधर ग्रैनी सी की चाल बिल्कुल अलग थी। उसका शरीर हवा में तैरता हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसका पैर जमीन को छूता, ऐसा लगता जैसे पहाड़ गिर पड़ा हो। हल्कापन और भारीपन दोनों को उसने इस तरह मिलाया था कि समझ ही नहीं आता था कि वो असल में कैसी है। अचानक ली तियानशिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी पल आसपास का पूरा स्पेस जैसे सिकुड़ने लगा। उसकी हथेली के चारों तरफ पतली पतली धागे जैसी रेखाएं बनने लगी और हर एक रेखा के जोड़ पर एक तारा चमक रहा था। धीरे धीरे वो तारे मिलकर नक्षत्र बने और फिर सैकड़ों तारे मिलकर एक विशाल आकाश का जाल तैयार कर गए। यही था ग्रेट ओवरआर्चिंग हेवनली स्टार स्पार्म फोर्स। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि हर नक्षत्र के अंदर अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। जैसे पर्पल स्टार के अंदर एक शाही महल था जो राजसी शक्ति का प्रतीक था। पश्चिमी आकाश के 7 मंशन सैकड़ों तारों और दर्जनों नक्षत्रों से मिलकर बने थे, जिनमें अलग अलग जीवों की आकृतियां छिपी थीं, जैसे वुडवुल्फ, मेटल डॉग और फीजेंट। हर तारे की अपनी अलग शक्ति थी, अलग अस्तित्व। ली तियानशिंग ने सिर्फ टेक्निक्स नहीं सीखी थी, उसने उन्हें समझा था, उन्हें अपने अंदर मिलाया था। हेवनली डेविल कल्ट की सारी शिक्षाओं को मिलाकर उसने अपनी खुद की यूनिटी टेक्निक बनाई थी। अगर उसका दिमाग टेढ़ा ना हो गया होता तो शायद वो इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभाओं में से एक होती, लेकिन फिर भी उसकी ताकत में कोई कमी नहीं थी। उधर ग्रैनी सी सीधे धमाके के केंद्र की तरफ बढ़ी और एम्परर यानफेंग के साथ मिलकर हमला कर दिया। अचानक धाम! एक भयानक ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई, इतनी ताकतवर कि आसपास मौजूद कई राक्षसों के मुंह से खून निकल आया। उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे अंदर से सब कुछ हिल गया हो। डर के मारे उनका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था और वो भागकर हॉल के अंदर छिप गए। पहाड़ के आधे रास्ते पर खड़े चिनमू और लिंग युक्सियू के सामने फ्लड ड्रैगन्स खड़े थे, जो उस विनाशकारी ताकत को रोक रहे थे। चिनमू की आंखें चमक उठी, उसने केयरफ्री स्वॉर्ड पर हाथ रखा और उसकी आंखों में जैसे पूरा आकाश खुल गया। उसकी उंगलियां तलवार की मूठ पर लगातार टकटक कर रही थीं।
और उसके आसपास वुजी, ताइजी, फोर्स सिंबल्स और एड ट्रिगम्स के अनगिनत चिन्ह घूमने लगे। वो पागलों की तरह गणना कर रहा था। धमाके के बीच वो पेंटिंग जिसमें शिंगन था धीरे धीरे टूटने लगी। एम्परर यनफेंग और ली तियनशिंग उस पेंटिंग के चारों तरफ घूमते हुए लगातार हमला कर रहे थे। ब्लाइंड का काला भाला, डिवाइन स्पीयर, लॉन्ग ट्यूब लंबा होता जा रहा था और हर वार के साथ और भी खतरनाक बनता जा रहा था। वो सीधे पेंटिंग के अंदर वार कर रहा था, लेकिन अंदर से भी हाथ पैर निकलकर जवाब दे रहे थे। तीनों ताकतवर लोग मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा था। एम्परर यानफेंग की ताकत तो जैसे आसमान को चीर रही थी। उसके हर वार में इतनी शक्ति थी कि जमीन कांप जाती थी। ली तेनशिंग के डिवाइन आर्ट्स और भी ज्यादा गहरे थे। वो हर तरह की टेक्निक को ऐसे मिला रही थी जैसे कोई कलाकार चित्र बनाता है। और ब्लाइंड वो तीनों में सबसे खतरनाक था। उसकी हर चाल, हर वार बिल्कुल सही जगह पर पड़ रहा था। जहां बाकी दोनों की कमी होती वो उसे पूरा कर देता। लेकिन फिर भी धीरे धीरे तीनों मिलकर भी शिंगएन को दबा नहीं पा रहे थे। वो पेंटिंग अब सिर्फ बचाव नहीं कर रही थी, वो पलटकर हमला भी कर रही थी। शिंगएन की ताकत, उसकी बॉडी, उसकी एनर्जी, सब कुछ हद से ज्यादा था। तीनों के मुंह से खून निकलने लगा, यहां तक कि पेंटिंग खुद भी कांपने लगी, जैसे फटने वाली हो। वो बाहर निकलने ही वाला था। छिनमू की भौहें सिकुड़ गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चीफ यू, उसने जोर से चिल्लाया। तभी यू जॉकिंग बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि बस एक परछाई दिखी। उसने 2 उंगलियां जोड़कर पेंटिंग की तरफ वार किया। स स स स स श शिश। उसकी उंगलियों से निकली रोशनी तलवार की तरह पेंटिंग में घुस गई। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर कांप उठा, जैसे किसी भयानक ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया, सांस अटक गई और उसका शरीर हवा में पीछे उछल गया। लेकिन गिरने से पहले ही अचानक यू झाओकिंग के शरीर से दर्जनों पंख निकल आए। उसका शरीर हवा में रुक गया, जैसे समय थम गया हो। उसके पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे और उसके कपड़ों पर बने अनगिनत रण चमक उठे। एक एक करके वो सारी रोशनी उसकी स्केल्स से निकलकर सीधे पेंटिंग में घुसने लगी। और तभी पेंटिंग के अंदर से खून की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। बस इतना देखना था कि एम्परर यनफेंग और ली तियनशिंग की आंखों में आग सी जल उठी। उनके हमले और भी ज्यादा तेज और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। उधर छिनमू ने तुरंत मौका पहचान लिया। उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। अभी सब लोग हॉल में छिप जाओ। लिंग युक्शियू ने बिना एक पल गंवाए यंजिंगजिंग और बाकी लोगों को लेकर नीचे भागी और एक हॉल में जाकर छिप गई। अब वहां सिर्फ लड़ाई थी और मौत का खेल। छिनमू की आंखें फिर से चमक उठी। उसके सामने और पीछे अनगिनत गणनाएं चल रही थीं, लेकिन अचानक उसके माथे पर पसीना आ गया। नहीं, ये काफी नहीं है। उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई, जैसे दिमाग अपनी सीमा तक पहुंच चुका हो। वो अब यह तक नहीं निकाल पा रहा था कि जीत की संभावना कितनी है। उसने गहरी सांस ली, फिर अपने कदम आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ वो कोण, दूरी और समय की गणना कर रहा था। तभी उसने सीक्रेट्स ऑफ ड्रैगन कंट्रोल को एक्टिवेट कर दिया। उसके चारों तरफ लिपटे फ्लड ड्रैगन्स गरज उठे। उनकी शक्ति सीधे छिनमू के शरीर में बहने लगी। उसका शरीर बड़ा होने लगा, उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। उसकी त्वचा पर ड्रैगन स्केल्स उगने लगे। टक टक टक। उसकी आंखों में 9 हेवंस फॉर्मेशन के निशान चमकने लगे। उसने 9 हेवंस आइज अवेकनिंग टेक्निक को पूरी हद तक खोल दिया था। अब वो सिर्फ दिमाग से नहीं, अपनी डिवाइन आइज से भी सब कुछ देख और समझ रहा था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। मिल गया। उसके अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। शिंगएन के शरीर में तालमेल नहीं है। उसके बॉडी पार्ट्स एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति से यू जॉकिंग को संदेश भेजा और यू जॉकिंग ने उसी पल यह बात ब्लाइंड, ली तियानशिंग और एम्परर यानफेंग तक पहुंचा दी। अब सब कुछ एक पल पर टिका था। पहाड़ के बीच में खड़ा किनमू धीरे धीरे झुका। उसने अपने घुटने मोड़े। उसका शरीर एक स्प्रिंग की तरह सिमट गया। उसके चारों तरफ के फ्लड ड्रैगन्स पागलों की तरह गरज रहे थे। उसकी ऑनरा अचानक हिंसक हो गई, जैसे कोई दैत्य जाग गया हो। उसने केयरफ्री स्वॉर्ड को पकड़ा और अगले ही पल धड़ाम, उसके पैरों से जमीन फट गई। वो इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि उसकी परछाइयां सैकड़ों हजारों में बंट गईं। हर जगह बस चिनमू ही दिख रहा था। उसकी स्पीड क्रिपल के पीक जैसी हो गई थी और ठीक उसी पल
जब उसकी तलवार की रोशनी सबसे ज्यादा चमक रही थी, वो पेंटिंग के सामने पहुंच गया। केयरफ्री सोर्ड एक विशाल ड्रिल की तरह चमकी और सीधा पेंटिंग को चीरती हुई अंदर घुस गई। आहा! सिंगान के सीने में सीधा वार हुआ। उसका शरीर पेंटिंग से बाहर खिंचाया और पेंटिंग चिथड़े चिथड़े होकर टूट गई। उसी समय ब्लाइंड का वार भी आ गया। डिवाइन स्पीयर लॉन्ग टुओ ने सिंगन की पीठ को चीर दिया और उसके सीने से बाहर निकल आया, दिल को बस थोड़ा सा छोड़ते हुए। तभी एम्परर यानफेंग और ली तियानशिंग ने एक साथ हमला किया। 9 ड्रैगन माउंटेन ब्रेकिंग पाम, ग्रेट ओवर आर्चिंग हेवनली स्टार्स पाम फोर्स। दोनों के वार सीधे सिंगन के दोनों कनपटियों पर लगे। धाम! उसके दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया और उसी पल यू झाओचिंग की रोशनी उसके पैरों में घुस गई, उसे जमीन से जकड़ दिया। सब कुछ एक ही पल में हुआ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। खत्म हो गया, किसी ने धीरे से कहा। सबने राहत की सांस ली। इस पूरी लड़ाई में यू झाओकिंग ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उसी की वजह से सब एक साथ परफेक्टली हमला कर पाए। लेकिन तभी हे एक धीमी डरावनी हंसी गूंजी। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सिंगन, जिसका शरीर बुरी तरह टूट चुका था, वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन अगले ही पल वो खून वापस उसके शरीर में चला गया, जैसे वो जिंदा हो। तुम लोग बुरे नहीं हो, वो हंसते हुए बोला। चिन्मू का चेहरा एकदम बदल गया। उसका गला सूख गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वो तुरंत अपनी तलवार खींचने लगा, लेकिन तभी सिंगन ने हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से झटका दिया। बस एक झटका और चिन्मू का शरीर जोर से कांप गया। उसके फ्लड ड्रैगन्स दर्द से चिल्लाए और उससे अलग हो गए। उसकी ताकत अचानक गिर गई। ब्लाइंड ने तुरंत अपना भाला घुमाया और चिन्मू को बचाते हुए सिंग अन को हवा में उछाल दिया। लेकिन सिंग अन ने हवा में ही हाथ बढ़ाकर भाले को पकड़ लिया। थाम! इतनी जोर की टक्कर हुई कि ब्लाइंड के हाथों की चमड़ी छिल गई। उसके हाथों से चिंगारियां निकलने लगी। डिवाइन स्पीयर लॉन्ग ट्यूओ उसके सीने की तरफ वापस आ रहा था, लेकिन तभी वो भाला अचानक काले हड्डियों वाले ड्रैगन में बदल गया और ब्लाइंड के चारों तरफ लिपट गया, कांपते हुए उसकी शक्ति को झटकने लगा। आखिरकार वो उस ताकत को हटाने में सफल हुआ। उधर शिंग एन जमीन पर गिरा। उसके सीने में 2 बड़े छेद थे, सिर लगभग कुचल चुका था, पैरों में भी कई घाव थे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। तुम लोग सच में काफी अच्छे हो। उसकी आवाज अजीब थी। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। फिर कड़क, उसके पास रखा चेस्ट खुल गया और उसमें से 3 नए सिर बाहर निकल आए। उसने अपने पुराने कुचले हुए सिर को खुद ही निकालकर फेंक दिया और नए सिर अपने शरीर पर लगा लिए। उसकी आंखें भी बदल गईं। फिर 4 नए हाथ निकलकर उसके शरीर से जुड़ गए। वो अपने ही दिल को निकालकर नया दिल लगा रहा था। यह दृश्य इतना डरावना था कि किसी का भी खून जम जाए। अगर कोई कमजोर होता तो उसकी टांगें सूखे पत्ते की तरह कांपने लगती, सांस गले में अटक जाती। तुम सबको मार दूंगा तो भी घाटा नहीं होगा। तुम सब मेरे कलेक्शन के लायक हो। ब्लाइंड का चेहरा गंभीर हो गया। इसे पूरा होने का मौका मत दो। उसने तुरंत हमला कर दिया। बाकी सब भी टूट पड़े, लेकिन शिंगन शांत था। वो अपने शरीर को बदलता रहा और साथ साथ उन्हें रोकता भी रहा। धाम! एम्परर यानफेंग को कई मुक्के लगे और वो पीछे जा गिरा। ब्लाइंड को उसने हवा में उछाल दिया। उसके 2 सिर जोर से गरजे। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। यू झाओकिंग हवा में ही खून उगलने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो नीचे गिर गई। ली तियानकिंग ने हमला किया, लेकिन सामने जो था उसे देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। सिंगन अब पूरी तरह बदल चुका था। 3 सिर, 6 हाथ, एक भयानक रूप। उसकी तीनों आंखें उसे घूर रही थीं। कल्ट मास्टर ली, उसकी आवाज 3 दिशाओं से एक साथ आई। तुम्हारे दाओ हार्ट में डेविल है, इसे तोड़ना आसान है। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई। तुम मरोगी और तुम्हारा शरीर मैं संभाल कर रखूंगा। ली तियानशिंग का दिल धड़कना भूल गया। उसका दिमाग खाली हो गया। अब इससे कैसे लड़ूं? तो दोस्तों, देखा आपने, ये शिंग अन कोई इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता स्पेयर पार्ट्स का शोरूम है। क्या गजब की लड़ाई थी भाई साहब। ली तियानशिंग की ग्रेट ओवरआर्चिंग हेवनली स्टार्स पाम फोर्स, एम्परर यनफंग की जादुई ताकत, ग्रैंडपा ब्लाइंड का खूंखार भाला और यू झाओचिंग की रोशनी वाली तलवारें।
इन सब ने मिलकर जब शिंगान पर हमला किया तो लगा कि बस अब इस राक्षस का खेल खत्म। और ऊपर से हमारे जुगाड़ी किन्मू ने 9 हेवेंस आइज अवेकनिंग टेक्निक लगाकर शिंगान की कमजोरी भी ढूंढ निकाली और केयर फ्री सोर्ड से उसके सीने के आर पार कर दिया। शिंगन का सिर पिचक गया, दिल छिद गया और पैर छलनी हो गए। लेकिन दोस्तों, कॉमेडी और खौफ का सबसे बड़ा तड़का तो तब लगा जब मरने के बजाय ये राक्षस हंसने लगा। उसने अपना पिटारा खोला और अपना पिचका हुआ सिर उखाड़ कर फेंक दिया और उसकी जगह 3 नए सिर लगा लिए। छिदा हुआ दिल निकालकर नया दिल फिट कर लिया और 4 नए हाथ भी उगा लिए। रावण भी इसे देखकर शर्मा जाए। और फिर इस 3 सिर और 6 हाथ वाले खौफनाक राक्षस ने जो पलटी मारी है, उसने एम्परर यनफंग, ब्लाइंड, यू जाओचिंग और ली टियांगशिंग की हालत खराब कर दी है। तो दोस्तों, अगर आपको शिंगन का ये स्पेयर पार्ट्स बदलने वाला खौफनाक और फनी अवतार पसंद आया हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर ठोकें। आज के इस एपिसोड पर हम रखते हैं 500 लाइक्स और 50 नए सब्सक्राइबर्स का टारगेट। जैसे ही ये टारगेट पूरा होगा, अगला रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड चैनल पर तुरंत आ जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबाएं जैसे शिंगन अपने शरीर के पार्ट्स बदल रहा हो। कमेंट्स में बताइए, क्या दुनिया का कोई भी इंसान या देवता इस 3 सिर और 6 हाथ वाले अमर राक्षस को मार सकता है? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।